नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू तेरा मायका तो खत्म हो गया, अब तू ससुराल की नौकरानी है। कविता अभी फर्श पर पोछा ही लगा रही थी, तभी उसकी बड़ी ननद शीला जानबूझकर वहां आ धमकी। उसके पैर कीचड़ से सने थे और देखते ही देखते पूरा साफ किया हुआ फर्श फिर से गंदा हो गया। यह देख कविता से रहा नहीं गया। बुखलाए स्वर में बोली, दीदी जरा देखकर तो चला कीजिए। बस इतना कहना था कि शीला का गुस्सा भड़क उठा। बिना कुछ सोचे समझे उसने कविता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तमतमाते हुए शीला बोली, मुझसे बहस मत कर, ज्यादा जुबान चलाने की आदत मत डाल। जा, एक बार फिर से पोछा लगा दे। एक बार की जगह 2 बार पोछा लगा दोगी तो क्या तुम्हारे हाथ घिस जाएंगे? दीदी, कविता ने खुद को संभालते हुए कहा, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरा घर गंदा पड़ा है, उसी को साफ कर रही हूँ। ऊपर से आप कह रही हैं 2-2 बार पोछा लगाऊं, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। बस यही बात शीला को नागवार गुजरी। गुस्से से तमतमाकर उसने कविता के गाल पर एक और तमाचा जड़ दिया। अगर तुझसे नहीं होता तो जाकर अपने बाप से कह दे कि एक नौकरानी भेज दे। वैसे भी तेरी शादी के बाद से तुम्हारे मायके वालों से कोई बातचीत तो रही नहीं। सच कहो तो इस घर की शांति उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तू इस घर में आई। पास ही कमरे में बैठा उसका पति नीरज लैपटॉप खोले बैठा काम कर रहा था। उसने सब देखा सुना पर एक शब्द भी नहीं बोला। यह चुप्पी थप्पड़ से भी ज्यादा चुप गई। कविता की आंखों से आंसू बेबस होकर बह निकले। वह टूटे कदमों से कमरे में गई और रोते रोते बोली, देख लिया, तुम्हारी दीदी की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। तुम्हारे सामने मुझ पर हाथ उठाती हैं और तुम कुछ नहीं बोलते। फिर तुमने साथ जीने मरने की कस्में क्यों खाई थी, बताओ? अरे, कौन बोला था तुमसे कि मुझसे शादी करो? क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था? नीरज बोला। तभी बाहर से शीला की तीखी आवाज गुजी, रोज रोज घर में मनहूसियत मत फैलाया कर, नाटक बंद कर और अपने काम पर ध्यान दे। नीरज, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमसे शादी करके मैंने अपना मायका खो दिया। उसकी आवाज भरा गई। तो क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था मुझसे शादी करने के लिए? क्यों भूल जाते हो कि तुम ही थे जो मुझे बार बार इमोशनली ब्लैकमेल करते थे? कविता की बातों में सालों का दबा हुआ दर्द छलक पड़ा। तुम कहते थे अगर तुम नहीं मिली तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगा। एक बार तो तुमने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की थी। यह सब क्या था नीरज? प्यार या सिर्फ एक झूठा नाटक? वह सिसकते हुए आगे बोली, तुम्हारे प्यार की खातिर मैंने अपने माँ बाप, अपना घर, अपना सब कुछ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ दिया। और आज तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो। तुम कहते हो कि मैं यह घर छोड़कर चली जाऊं। हाँ, तो क्या गलत बोल दिया? नीरज की आवाज में बेरुखी थी। तो मुझे छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? कविता, ये सब सुनते ही कविता जैसे भीतर से बिखर गई। यही तो वही इंसान था जो कभी उसके बिना जी न पाने की कस्में खाता था और आज वही उसे उसके ही घर से निकाल रहा था। नीरज, तुम अच्छी तरह जानते हो इस घर को छोड़कर मेरा कोई दूसरा घर नहीं है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। मेरे माँ बाप ने मुझे कितनी बार समझाया था, इस शादी में मत पड़ो, नीरज अच्छा लड़का नहीं है। फिर भी मैंने सबकी बातों को अनसुना कर दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। उन्होंने आज मुझसे रिश्ता तोड़ लिया और अब तुम भी मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहते हो। नीरज, एक समय तुम मुझसे वादा करते थे कि मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे और आज तुम्हारी बड़ी दीदी मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ रही हैं और तुम्हें जरा से भी फर्क नहीं पड़ता। नीरज ने झिझलाकर कहा, तो तुम्हें क्या जरूरत थी दीदी से उलझने की? जानती नहीं हो, वो मेरी बड़ी दीदी है, उनका हुक्म मेरे सर आंखों पर, तुम्हें सहना ही पड़ेगा। और तुम क्या जानो उनके हालात? वो अपना ससुराल छोड़कर आ चुकी हैं, उनका कोई नहीं है, इसीलिए अब यहाँ रहती हैं। माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं अपनी दीदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। कविता ने कांपते हाथों से फिर से अपनी माँ को फोन लगाया।
एक बार, 2 बार, कई बार कॉल गई, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। फ़ोन हाथ में लिए ही वो फूट-फूट कर रो पड़ी। उसे समझ आ गया, मायके के दरवाजे अब उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और नीरज के दिल का दरवाज़ा भी कब का बंद हो चुका है। शायद इसी बेबसी को देखकर ससुराल वाले उस पर जुल्म करते थे, क्योंकि उन्हें पता था यह लड़की अब कहीं की नहीं रही। शादी को अभी साल भर ही हुए थे और जिंदगी ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहाँ हर दिन अपमान, डर और आंसू उसका इंतजार करते थे। एक तरफ नीरज की दीदी थी, जो हर दिन उस पर हाथ उठाती, नीरज के कान भरती, और दूसरी तरफ नीरज, जिसे न फर्क पड़ता था, न उसका दर्द दिखाई देता था। दरवाजे पर खड़ी होकर शीला ने तिरछी नजर से कविता की ओर देखा और उपहास भरे लहजे में बोली, अरे महारानी, क्या कमरे में बैठकर मातम ही मनाती रहोगी? चलो उठो अब, मेहमान आने वाले हैं, कोई तमाशा देखने नहीं आए हैं, पकवान खाने आएंगे। जा रसोई में लग जा, होली का त्योहार है, मेरी सास सहेलियां आने वाली हैं। सिर्फ दाल चावल उबाल कर काम मत चलाना, मिठाइयाँ, मठरी सब कुछ ढंग से तैयार रखना। मैंने पार्लर वाली को घर बुला लिया है, मैं मसाज करवानी चाह रही हूँ। हाथ पैर दर्द से टूट रहे हैं। ऊपर से देखो तो त्वचा कितनी मुरझा कर काली पड़ गई है। फेशियल तो करवाना ही पड़ेगा। कविता सोचने लगी, कैसी होली है ये मेरी, जहाँ रंग नहीं सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, हंसी नहीं बस थकान है। और भारी मन से रसोई में चली गई। कढ़ाई में घी गर्म हुआ और चुपचाप गुजिया तलने लगी। तभी यादों ने उसे जकड़ लिया। शादी से पहले नीरज कैसे चुपके चुपके उसके घर पहुंच जाया करता था। होली के दिन बिना पूछे रंग लगा देता तो उसका भी मन खुशी से चहक उठता था। हंसते हुए कहता, बुरा मत मानो, होली है। तब रोक टोक नहीं थी, तब कोई दीदी नहीं थी, तब कोई मर्यादा का भाषण नहीं था। और आज शादी के बाद वही होली आ गई है, लेकिन रंग लगाने पर पाबंदी है, बात करने तक का हक नहीं। नीरज उसी घर में है, सामने है, लेकिन जैसे उसका नहीं रहा। उसकी ननद, जो सास से भी ज्यादा खतरनाक थी, उसी के सामने कविता पर हाथ उठा रही है, जहर उगल रही है। और नीरज तब तक गुजिया सुनहरी हो चुकी थी, लेकिन कविता का मन पूरी तरह जल चुका था। तभी अचानक कढ़ाई से गर्म घी के छींटे उसके हाथ पर पड़ गए। वह डर से चीख पड़ी, हाथ झुलस गया, आंसू अपने आप आंखों से बह निकले। उसकी आवाज सुनकर शीला चेहरे पर क्रीम पोते किचन में आ धमकी, ऊपर से नीचे तक घूरते ही बोली, क्या हुआ? जी दीदी, घी के छींटे पड़ गए। फिर शीला ताना मारकर बोली, अरे ये सब तमाशा मत क्या करो यहाँ, न जाने कौन सी नौटंकी वाली बहू उठा लाया मेरा भाई। मैंने तो पहले ही बोला था शादी मत करो, पर कर ली ना। अब देखो, माँ बाप ने मुंह मोड़ लिया, दहेज भी कुछ नहीं लाई, खाली हाथ चली आई, और तेरी गोद भी अभी तक सूनी है। शीला ने कढ़ाई की तरफ इशारा किया, और सुन, ये देसी घी पर बात मत कर, तेरे मायके से तो आया नहीं है। सीना ठोक कर बोली, मेरा भाई मेहनत से कमाता है। कविता ने पलट कर जवाब दिया, दीदी, भाई के पैसों पर आपको इतना गुमान है तो गुमान मुझे होना चाहिए, मैं उसकी पत्नी हूँ। ननद भड़क उठी, पत्नी है तो क्या हुआ, और तू कौन सा खजाना लेकर आई थी? दीदी, आप तो खुद ससुराल छोड़कर मायके में अब तक पड़ी हैं। ननद उंगली दिखाकर चीखी, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो तू भी अपने मायके जा धमक, वहीं पर अपना डेरा डाल। किसने बोला है ससुराल में रहने को? दीदी, अब आपका असली चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। आपने खुद तो अपना घर बर्बाद किया ही, अब मेरे और अपने भाई की जिंदगी भी जहन्नुम बनाने पर तुली है। जरा अपनी हद में रहे, मेरे मामले में नाक घुसाई तो याद रख, इस घर की जमीन तेरे पैरों के नीचे से खिसकवा दूंगी। बेहतर होगा चुपचाप अपना काम किया कर, वरना यहाँ सांस लेना भी तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इस घर में रहना दुश्वार कर दूंगी तेरा। कविता चुपचाप खड़ी रह गई। हाथ जला हुआ था, दिल उससे भी ज्यादा। ननद के जाते ही कविता वहीं फर्श पर बैठकर फुट फुट कर रो पड़ी।
उसे साफ समझ आ गया था, इस घर में किसी को उसकी कोई परवाह नहीं है। यहाँ बस इतना मायने रखता था कि खाना वक्त पर बन जाए, मेहमानों की थाली सजी रहे, बहू जिए या मरे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसने आंचल से अपने आंसू पोंछे। उसे आज अपनी माँ की बड़ी याद आ रही थी। वह कितनी अकेली पड़ गई थी ससुराल में। उसने चुपचाप फ्रिज से थोड़े बर्फ निकाले और जले हुए हाथ पर सिकाई करने लगी और फिर से रसोई में खड़ी हो गई काम करने के लिए। होली की सुबह थी। बाहर से औरतों की हंसी ठिठोली की आवाजें उसके कानों में पड़ने लगी। रंग शोर और ठहाके, नाच गाना, नीरज की भी आवाज आ रही थी। कविता का दिल जोर से धड़क उठा। वह खिड़की के पास गई और बाहर झांका। सामने का नजारा देखकर उसका दिल जैसे धक से रह गया। सब होली खेलने में मस्त थे, लेकिन नीरज वह औरतों को अजीब नजरों से देख रहा था। हंस हंसकर जरूरत से ज्यादा पास जाकर रंग लगा रहा था। भांग के नशे में चूर था। जिस पति ने अपनी पत्नी से बात करना बंद कर दिया था, वही आज सबके साथ खुलकर हंस रहा था। कविता से यह देखा न गया। उसने झट से गैस बंद की और सीधे बाहर जाने के लिए मुड़ी। तभी रास्ते में शीला दालान में बैठी अपने हाथ पैरों की मसाज करवा रही थी। तिरछी मुस्कान के साथ बोली, काम हो गया? और तू कहाँ जा रही है? हमारे यहाँ घर की औरतें होली नहीं खेलती। दीदी, काम तो होता ही रहेगा, पहले अपने पति को संभालो। शीला ने आंखें मटका कर कहा, अरे क्या हो गया? होली है, सिर्फ औरतों के साथ खेल रहा है। बस तुम जाकर अपना काम करो। तुम्हें तो बस किचन संभालने के लिए लाया गया है, वरना लव मैरिज वाली लड़की को मैं इस घर की बहू बनने ही ना देती। अब तेरा मायका बन खत्म हो गया है, तू ससुराल की नौकरानी बन जा। अब भाभी बन गई हो तो मजबूरी में तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें ससुराल में घुसने न देती। यह सब सुनकर कविता गुस्से से फट पड़ी। बहुत हो चुका आप। मैंने आपके भाई से विवाह किया है, कोई दासी बनकर इस रसोई में उम्र काटने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ चूल्हे में झोंकती रहूं और उधर मेरा पति मोहल्ले की औरतों के साथ अय्याशी करता फिरे। यह अपमान अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कविता रुकी नहीं। दिल में आग ली वह सीधे अपने पति नीरज के सामने जा खड़ी हुई। नीरज पड़ोस की औरतों को बाहों में भर भर कर रंग लगा रहा था। नीरज, ये तुम क्या कर रहे हो? पत्नी होते हुए भी तुम पड़ोस की औरतों को इस तरह रंग लगा रहे हो? पत्नी हो तो हद में रहो। मैं हमेशा ऐसे ही होली खेलता आया हूँ और ऐसे ही खेलूंगा। फिर कविता बोली, तो फिर मैं भी पड़ोस के मर्दों के साथ होली खेलकर आती हूँ, देखती हूँ तब तुम्हारा खून खौलता है या नहीं, या फिर तब भी यही कहोगी कि ये तो त्योहार है। बस इतना कहना था कि नीरज का आपा पूरी तरह खो गया। उसने सबके सामने कविता की गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें घर के कायदे कानून की जरा भी समझ है या नहीं? अगर इतना ही पड़ोस में घूमने का शौक है तो निकल जाओ इस घर से। उसकी आवाज में धमकी थी। बहुत हो चुका तुम्हारा, बहुत धमकियां दे चुके हो नीरज। मैं कोई धंधे वाली औरत नहीं हूँ जो अपमान सहती रहूं। मैं यह घर छोड़कर खुद चली जाऊंगी। उस पल होली के रंग चारों तरफ बिखरे थे, लेकिन कविता की जिंदगी सबके सामने काली कर दी गई थी। तुम यहाँ पराई औरतों के साथ बेहुदा हरकतें करो, मजे लूटो और मैं सब बर्दाश्त करती रहूं? नहीं नीरज, अब नहीं। तुमने तो अपनी औकात दिखा ही दिया असली। इतना कहकर उसने नीरज की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ चढ़ ही दिया। पल भर के लिए सब सन्न रह गए। कविता बिना पीछे देखे सीधे अपने कमरे में गई और अपना सामान समेटने लगी। पीछे पीछे नीरज बौखलाता हुआ आ धमका, तेरी इतनी हिम्मत? गुस्से से चीख पड़ा, इतनी औरतों के सामने तूने मुझे मारा? तू जानती भी है तूने क्या किया है? कविता दहाड़ उठी, तूने ज्यादा पी रखी है, याद रख। अगर इस बार मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी। सीधा पुलिस के हवाले करूंगी। ऐसी जगह भेजूंगी जहां जिंदगी भर सलाखों की हवा खानी पड़े। बहुत देख लिया तुम्हारा प्यार का ढोंग और झूठा नाटक। उस पल नीरज के चेहरे से रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया
यह अब सहने वाली औरत नहीं है, यह तो जैसे चंडी बन चुकी थी। अगर उसे उकसाया तो वह फुफकारेगी नहीं, सीधा डसेगी। नीरज एक कदम पीछे हटा और कविता बिना पलट कर देखे अपना बैग उठाकर उस घर से बाहर निकल पड़ी। शीला ठहाका मारकर बोली, चलो अच्छा ही हुआ हमारी बला टली। नीरज तू तो कहता था बड़ी सुशील है, सर्वगुण संपन्न है, देख लिया इसकी औकात। ऐसे लात मारकर जा रही है जैसे कोई बोझ उतार दिया हो। अब मत रोकना इसे, समझा? ऐसी औरतें जाएं तो घर से मनुष्यत जाती है। यह सुनकर कविता का दिल सुलग गया। रास्ते में चलते चलते कविता के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब जाऊं तो जाऊं कहाँ? लेकिन एक बात तय थी, अब वह लौटकर उस नरक में कभी नहीं जाएगी। आखिरकार वह अपनी पुरानी स्कूल की सहेली के घर पहुंची। उसे देखते ही उसकी सहेली निशा सब समझ गई। बिना सवाल के, बिना शर्त उसने कविता को अपने घर में शरण दे दी। पहली बार कविता को लगा कि कोई है जो उसे बोझ नहीं, इंसान समझ रहा है। कुछ दिन लगे खुद को संभालने में, टूटे हुए मन को जोड़ने में, लेकिन अब वह चुप नहीं थी। थोड़े ही समय बाद कविता ने तलाक की नोटिस भेज दी। नीरज को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था वह हमेशा की तरह असहाय बनी रहेगी, डर कर वापस लौट आएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट में सच्चाई सामने आई, जुल्म, मारपीट, अपमान, सब कुछ। नीरज को अच्छी खासी रकम मुआवजे के तौर पर देनी पड़ी। वही पैसे कविता की नई जिंदगी की नींव बने। उसने रोने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए उनका इस्तेमाल किया। वो अपने जीवन की मालिक खुद बन चुकी थी। उसने हालातों के आगे सिर नहीं झुकाया, बल्कि हर संघर्ष को सीढ़ी बनाकर जिंदगी में आगे बढ़ती चली गई। कई जगह रोजगार की तलाश में भटकी, मगर कहीं कोई राह नहीं खुली। निराशा और हताशा ने घेर लिया था, फिर भी उसने खुद को बिखरने नहीं दिया। समय के साथ कविता की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। उसने एक स्कूल में टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। बच्चों को पढ़ाते हुए उसे न सिर्फ रोजगार मिला, बल्कि खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौटने लगा। शाम के वक्त वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। मेहनत रंग लाई, उसकी अच्छी खासी आमदनी होने लगी। नीरज से मिले मुआवजे के पैसों को उसने बेकार नहीं जाने दिया। उन्हीं पैसों से उसने 2 कमरों का एक छोटा सा घर खरीद लिया। देखते देखते 2 साल बीत गए। दिन भर तो जिंदगी किसी तरह अच्छे से बीत जाती थी। स्कूल, बच्चे, ट्यूशन, काम, मगर रात आते ही घर का सन्नाटा उसे चुभने लगता था। 2 कमरे के उस अपने ही घर में हर चीज अपनी थी, बस साथ देने वाला कोई हमसफर नहीं था। वही खालीपन जो दिन में काम की भीड़ में दबा रहता था। उसी दौरान स्कूल में नए प्रिंसिपल का आगमन हुआ। उनका नाम था सौरभ। बेहद शांत, सुलझे हुए और मर्यादित इंसान। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, हमेशा अनुशासन में रहते और अपने काम से काम रखते थे। लेकिन एक बात थी जो उनसे छुपी नहीं, कविता की टीचिंग स्किल, बच्चों पर उसकी पकड़, पढ़ाने का तरीका से सौरभ उससे काफ़ी प्रभावित थे। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद कविता को घर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला। सौरभ ने सहजता से कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं छोड़ देता हूँ। वैसे आप रहती कहाँ हैं? कविता जी, कविता ने कहा, ग्रैंड रोड। अरे मेरा भी घर उसी रास्ते में है, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। झिझकते हुए कविता गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर कोई भारी बातें नहीं, बस पढ़ाई, इधर उधर बच्चों और किताबों की हल्की सी चर्चा। लेकिन उस बातचीत में एक अजीब सा सुकून था। फिर यह सिलसिला कभी कभार का बन गया। स्कूल में छोटी छोटी मुलाकातें, कभी किसी मीटिंग के बहाने, कभी किसी बच्चे के बहाने। इन्हीं मुलाकातों के बीच कब यह अपनापन प्यार में बदल गया, किसी को भी पता नहीं चला। और वैलेंटाइन डे का दिन आया। स्कूल की छुट्टी के बाद रास्ते में जगह जगह लोग हाथों में लाल गुलाब लिए दिखाई दे रहे थे। कविता की आंखों के सामने अचानक बीते दिन घूम गए। नीरज, कैसे वह उसे उसी दिन प्रपोज किया था, मूवी दिखाने ले गया, डिनर पर ले जाया करता था, बड़े बड़े सपने दिखाता था।
जिसे वह प्रेम समझ बैठी थी, वह दरअसल छल, झूठ और खोखला दिखावा निकला, जिसकी सच्चाई वह समय रहते समझ नहीं पाई। नीरज के लिए उसके दिल में अब प्यार नहीं, सिर्फ नफरत ही नफरत थी। सौरभ ने गाड़ी धीमी की, थोड़ी देर चुप रहा, फिर पास की दुकान से एक बुके खरीद लिया। कविता कुछ समझ पाती उससे पहले ही सौरभ ने सादगी से कहा, कविता जी, मैं कोई बड़े वादे नहीं करूंगा, बस इतना जानता हूँ कि आपके साथ मुझे सुकून मिलता है। क्या आप मेरे साथ जिंदगी का अगला सफर तय करना चाहेंगी? गुलाब उसके हाथ में था, न दिखावा न जोर जबरदस्ती, बस सम्मान और सच्चाई। कविता ने गुलाब हाथ में देते हुए थोड़ी झिझक, थोड़े डर के साथ कहा, सौरभ जी, मैं तलाकशुदा हूँ और सच कहूँ तो अब मुझे शादी और प्यार दोनों के नाम से डर लगता है। कुछ पल की खामोशी छा गई। सौरभ ने बिना कोई हैरानी दिखाए बहुत शांति से जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है आपके बारे में। मैं भी शादीशुदा रहा हूँ कविता जी। उसने गहरी सांस ली। मेरी पत्नी पैसे लेकर मुझे छोड़कर चली गई, बिना पीछे देखे। मेरी माँ बीमार रहती है। आजकल की लड़कियां बुजुर्ग की सेवा नहीं करती, उससे उनकी सेवा से घिनाती थी। पर तुम जिस अपनेपन से बच्चों से प्रेम करती हो, तो तुम्हें यह अच्छाई मुझे दिखती है, इसीलिए मैंने शादी की बात तुमसे रखी। मुझे बस एक सच्चा जीवन साथी चाहिए, जो समझे, साथ निभाए, मेरी माँ को अपनी माँ समझे। वह धीरे से बोली, शायद हम दोनों की जिंदगी से बहुत कुछ हार कर यहाँ तक पहुँचे हैं। सौरभ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और शायद इसी वजह से हम रिश्तों की कीमत समझते हैं। लेकिन मैं कोई दबाव नहीं डालना चाहता। तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए तो पूरा वक्त ले लो। कविता ने सिर हिलाया। अगले 2 महीने तक कविता ने बहुत कुछ सोचा विचारा, बीता हुआ डर और आने वाले कल की आशंका, सब कुछ। फिर कविता ने सौरभ को फ़ोन किया और बहुत शांत स्वर में कहा, सौरभ जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद कविता जी। न ढोल, न तामझाम, न भीड़ भाड़। दोनों ने मंदिर में जाकर सादगी से शादी कर ली। कविता और सौरभ एक दूसरे का साथ पाकर सचमुच खुश थे। कविता नौकरी संभालती थी और उतनी ही लगन से सौरभ की माँ की सेवा करती थी। घर में सुकून था, रिश्तों में सम्मान, अपनापन था, और देखते देखते पूरा 1 साल बीत गया। उनकी शादी की सालगिरह आई। दोनों ने तय किया कि जिस मंदिर से उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी, उसी जगह जाकर भगवान को धन्यवाद कहेंगे। मंदिर में पूजा के बाद कविता प्रसाद बांट रही थी, तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी, बेहद कमजोर, मैली सी साड़ी, आंखों में लाचारी। कविता ने सहज भाव से उसके हाथ में हलवा रखा, लेकिन जैसे ही उस औरत ने हाथ आगे बढ़ाया, कविता का दिल कांप गया। वह हाथ वही हाथ था जो कभी उस पर उठा था। यह कोई और नहीं, शीला थी, जो आज भिखारी की तरह उससे खाने के लिए भीख मांग रही थी। शीला ने कविता को पहचाना। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। कुछ पल तक चुप रही, फिर टूटी हुई आवाज में गिड़गिड़ाते हुए बोलना शुरू किया, मुझे माफ कर दो कविता। वह उसके कदमों में गिर गई। तुम्हारे जाने के कुछ ही दिन बाद नीरज ने दूसरी शादी कर ली। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी ने घर में ऐसा कलह मचाया कि मुझे ही घर से निकाल दिया गया। वह सिसक पड़ी। मैं अपने ससुराल गई, मगर वहां भी अपने व्यवहार से पति का जीवन दुभर किया था। हर समय सास से उलझती थी, क्योंकि सास ससुर के साथ रहना मुझे मंजूर ही नहीं था। इसी तकरार और अहंकार के चलते मैं घर छोड़कर अपने भाई नीरज के यहाँ ऐसो आराम की जिंदगी जीती रही। पर वक्त बदला। कुछ ही सालों में मेरे पति ने भी दूसरी शादी कर ली और मुझे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। उसका सिर झुका हुआ था। नीरज भाई भी अब अपनी पत्नी के चंगुल में फंस चुका है। आंसू गालों पर बहने लगे। मेरा हर दिन बहुत कष्ट में बीतता है कविता। पेट भरने के लिए इधर उधर भीख मांगनी पड़ती है। कविता चुपचाप सुनती रही। उसके मन में न बदले की खुशी थी, न तंज, सिर्फ आश्चर्य थी। उसने सोचा, जिसने कभी मुझे खून के आंसू रुलाए थे, आज वही अपने आंसुओं के साथ मेरे सामने खड़ी है। कविता ने सौरभ की ओर देखा। सौरभ ने बिना कुछ कहे
उसकी आंखों में सहमति भर दी। कविता ने शीला के हाथ में सिर्फ प्रसाद नहीं रखा, थोड़ी मदद और रुपए भी दिया। उसने शांति से कहा, दीदी, जिंदगी सबको उनके कर्मों का जवाब देती जरूर है। आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने नफरत नहीं, इंसानियत को चुना है। शीला रोते रोते आगे बोली, नीरज की पत्नी उस पर बहुत अत्याचार करती है। नीरज में एक कमी है, वह कभी बाप नहीं बन सकता क्योंकि वह बहुत शराब पीता था। इसी सच को छुपाकर उसने शादी की थी और अब उसी धोखे के नाम पर उसकी पत्नी ने उसे नौकर बना दिया है। शीला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी पत्नी पुराने प्रेमी के साथ मौज मस्ती में डूबी हुई है और मेरा भाई पूरी तरह टूट चुका है और डिप्रेशन में चला गया है। न किसी से बात करता है, न ढंग से कुछ खाता है, न मुझसे बात करता है। कहीं न कहीं इस तबाही की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैंने ही तुम्हारी सजी सवरी गृहस्थी में जहर घोला, हर वक्त भाई के कान भरती रही। नतीजा यह हुआ कि मेरी जिंदगी तो उजड़ी ही, साथ ही साथ उसकी दुनिया भी बिखर गई। शीला बोली, जो मैंने किया वो बहुत बड़ा पाप था, इसीलिए हम दोनों आज सजा भुगत रहे हैं। यह सब सुनकर कविता के भीतर कुछ हिल गया। आज कुदरत ने उसकी हर बेइज्जती, हर आंसू, हर अपमान का जवाब खुद ले लिया है। वही कविता जिसने कभी नीरज के प्यार में पड़कर अपने माँ बाप तक खो दिया था, आज वहीं खड़ी थी, ससम्मान, सुरक्षित और शांत। और जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था, आज वही अपने कर्मों का बोझ ढो रहे थे। कविता ने मन ही मन सोचा, इंसाफ हमेशा अदालत से नहीं मिलता, कुछ फैसले वक्त और कुदरत खुद सुना देती है। एक साल बाद जब कविता माँ बनी तो उसके माता पिता का पिघला हुआ दिल आखिरकार उससे दूर न रह सका। नाती को देखकर सारे गिले शिकवे मिट गए, बीते दर्द धुल गए और उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाकर अपना लिया। उस दिन के बाद कविता की जिंदगी में अंधेरा नहीं, सिर्फ खुशियों की रोशनी बस गई। दोस्तों, नफरत और बदले की आग में खुद जलने से बेहतर है प्यार और इंसानियत से जिंदगी जिया जाए, जैसा कि कविता ने किया। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।